गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रेजुएटी तक पढ़ लिया था। हम सैलरी हेड पढ़ रहे हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। अब हम पेज नंबर 3.35 पर आगे कंटिन्यू करते हैं सैलरी हेड में। फोर्थ पॉइंट है फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। नाम से पता चल रहा है कोई भी फीस आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है किसी भी नाम से, कोई कमीशन आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, कोई परक्यूजिट्स मिलता है, फैसिलिटीज़। वैसे आगे पढ़ेंगे परक्यूजिट इसी चैप्टर में। परक्यूजिट्स आप कई बार समझ चुके हैं। कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो उसे परक्यूजिट्स बोलते हैं। जैसे फ्री में रहने को मकान दे दिया, फ्री में आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, आपके घर पे कोई कुक या सर्वेंट रखवा दिया फ्री में, ये सब परक्यूजिट्स होते हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ यानी सैलरी की जगह कोई प्रॉफिट में आपको हिस्सा दे दिया। प्रॉफिट मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया सैलरी के अलावा। और इन एडिशन टू एनी सैलरी, सैलरी के अलावा कुछ भी एडिशन वो आपको देता है वेजेस या सैलरी के अलावा, तो वो भी आपकी सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। सेक्शन 17 द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ फी, कोई आपको फीस दी जा रही है, कोई कमीशन दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय आर फुली टैक्सेबल। ये फुली टैक्सेबल होगा। कमीशन में बी पेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, या तो सेल के ऊपर एक फिक्स परसेंट से आपको कमीशन दिया जा सकता है या नेट प्रॉफिट पर आपको कोई कमीशन दिया जा सकता है एटसेट्रा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 कंटेन मतलब इंक्लूड्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू परक्यूजिट। अभी आप ये पढ़ेंगे कौन से परक्यूजिट टैक्सेबल होते हैं, कौन से नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स टैक्स फ्री होते हैं। एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह कोई प्रॉफिट दिया जाता है रिस्पेक्टिवली, ये पढ़ेंगे आप, इसका क्या मीनिंग है। द प्रोविजन ऑफ दीज सेक्शन वुड बी डिस्कस इन डिटेल सेपरेट इन दिस यूनिट। साफ साफ लिखा है कि ये प्रोविजन अभी डिटेल में डिस्कस होंगे इसी यूनिट्स में। एनी एडवांस सैलरी आप पढ़ चुके हैं। अगर सैलरी या तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, यानी बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 में आपने पढ़ा था कि या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगता है। तो अगर आप एडवांस सैलरी भी लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से तो आपको इसी साल टैक्स देना होगा, क्योंकि रिसीव हो गई, भले वो ड्यू बाद में होगी, काम आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के 4 महीने की सैलरी आपने इसी साल ले ली एडवांस बेसिस पे, तो आपको इसी साल टैक्स देना होगा। यानी 12 मंथ की सैलरी पे तो देना ही होगा, जो आपका प्रीवियस है 23-24 उस पर देना होगा, प्लस 4 मंथ की सैलरी जो आपने एडवांस बेसिस पे ली नेक्स्ट ईयर की, उस पर भी इसी साल देना होगा। यानी टोटल 16 मंथ की सैलरी पर आपको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट है लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट। नाम से पता चल रहा है छुट्टियों के बदले पैसा। कई ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है कि आप सर्टेन लीव्स ले सकते हैं, कुछ लीव्स लेने का राइट आपको होता है। अगर आप वो लीव अवेल नहीं करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते हैं, तो उन छुट्टियों को सरेंडर करके आप अपने एम्प्लॉयर से पैसे ले सकते हैं। इसे लीव सैलरी बोलते हैं, छुट्टी के बदले सैलरी मिलना, या लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं, फिर हम इसे मॉड्यूल से रीड कर लेंगे। ठीक है, लीव सैलरी का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। लीव सैलरी बोले, लीव इनकैशमेंट बोल रही कि जब कोई एम्प्लॉयर अपनी सर्टेन लीव्स को अवेल नहीं करता है, मतलब एम्प्लॉय सर्टेन लीव्स को नहीं लेता है, उन लीव को सरेंडर करता है अपने एम्प्लॉयर को और उसके बदले पैसे लेता है छुट्टी के बदले, तो उसे लीव इनकैशमेंट बोला जाता है। क्योंकि आप छुट्टी के दिन भी काम पे आ रहे हैं, आप चाहें तो वो लीव ले सकते हैं पर आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 30 दिन की छुट्टियाँ आप ले सकते थे साल में। आपके एम्प्लॉयर ने बोला था कि आप साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 30 डेज़ की आपको लीव मिलेगी। आपने इसमें से मान लीजिए 20 डेज़ की लीव ले ली, रिमेनिंग 10 डेज़ की लीव नहीं ली आपने। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने नहीं ली लीव, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो इन लीव को आप चाहें तो अवेल कर लें, अवेल मतलब ले लें छुट्टियां, पर आप कह रहे नहीं मैं छुट्टी लूँगा, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं आया हूँ जॉब पर। क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने हो सकता है पूरी 30 दिन छुट्टी ले ली हो और आप तो 20 दिन ही छुट्टी लिए और 10 दिन जॉब पे आए हैं, जबकि चाहें तो अभी 10 दिन की छुट्टी ले सकते थे। तो इसको आप सरेंडर कर दीजिए अपने मालिक को, और इस 10 दिन की छुट्टी के बदले आपको कोई अमाउंट रिसीव हो सकता है अपने मालिक से, तो इसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों के बदले पैसा मिलना। अब हमें तो टैक्स लायबिलिटी सीखनी है कि इस पर टैक्स कितना लगता है। अगर आप अपनी छुट्टियों को सरेंडर करते हैं, लीव को सरेंडर करते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्न लीव। वैसे जॉब में जब आप जाएंगे तो एक वर्ड यूज़ होगा अर्न लीव। कितनी मिलती है उस जॉब में, लोग इस्तेमाल करते हैं EL, अर्न लीव बोलते हैं इनको। कि अगर आप नहीं लेंगे वो छुट्टियां तो इनके बदले आपको पैसा मिल जाएगा। हर जॉब में अलग अलग होता है, कहीं 1 दिन मिलती है, कहीं 2 दिन मिलती है, मंथ में डिपेंड करता है, कई जगह 3 दिन मिल सकती है, डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। इन्हें अर्न लीव बोला जाता है। अगर ये लीव आप नहीं लेते हैं तो इन्हें सरेंडर करके पैसे ले सकते हैं।
अब हम टैक्स लायबिलिटी समझते हैं। अगर जॉब में रहते हुए ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अगर आपको अर्न लीव का कोई पैसा मिलता है, जॉब में रहते हुए आप छुट्टियों को सरेंडर करते हैं, अपनी लीव को सरेंडर करते हैं और इसके बदले कोई पैसा आपको मिलता है, वो फुली टैक्सेबल होता है, उस पर कोई छूट नहीं मिलती, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर जॉब में रहते हुए आप अपनी छुट्टियों को सरेंडर करते हैं और कोई अमाउंट आप रिसीव करते हैं तो फुली टैक्सेबल होता है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब बात हो रही है रिटायरमेंट की। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट के टाइम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो फुली टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको अर्न लीव का कोई पैसा मिलता है, छुट्टी को सरेंडर करने पे कोई पैसा मिलता है जो आपने अवेल नहीं की थी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, यानी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो ये 4 पॉइंट करने होंगे कैलकुलेशन में। इन चारों में से जो अमाउंट कम आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको अर्न लीव का पैसा मिलता है, छुट्टियों को सरेंडर करने पर कोई पैसा मिलता है, तो इन चारों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो कॉमन ही होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो पैसा आपको वास्तव में मिला वो लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ईजी है, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब कई बार पढ़ चुके हैं, कभी भी इससे ज़्यादा का अमाउंट एग्जाम नहीं होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर 25 लाख है, ग्रेजुएटी में 20 लाख था, तो मैक्सिमम 25 लाख है। दूसरा पॉइंट है एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, यानी आपको एक महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आप इसे ऐसे बोल सकते हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी आपको लेनी है। एवरेज सैलरी का वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे आप ग्रेजुएटी में एवरेज सैलरी निकालते थे, यानी जिस महीने वो आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाना है 10 महीने, उन 10 महीने की सैलरी लेनी है। अब सैलरी में क्या क्या आएगा, वही जो एचआरए में आता था, बेसिक सैलरी लेंगे 10 महीने की, प्लस डीए कंडीशनल लेंगे। डीए कंडीशनल कब होता है, जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए। डीए फॉर्म पार्ट है सैलरी का, या डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आती है तो डीएनएस अलाउंस को कंडीशन मान लिया जाता है, तो वो आपको लेना है। प्लस कमीशन मिलता है अगर आपको फिक्स परसेंट से सेल पे, तो वो लेना है, और फिर डिवाइडेड बाय 10 लगा देना है, यानी 10 महीने की बेसिक सैलरी लेनी है, 10 महीने का डीएनएस अलाउंस लेना है अगर वो कंडीशनल है तो, और अगर फिक्स परसेंट से आपको सेल पे कमीशन मिलता है तो वो लेना है। फिर इन 10 महीने का जो टोटल आएगा एवरेज के लिए 10 का डिवाइड लगा देंगे, तो जो एवरेज सैलरी आ जाएगी, यानी आप, और फिर वापस से 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी आपको लेनी है। तीसरा पॉइंट होगा एवरेज सैलरी, जो एक महीने की एवरेज सैलरी आई वो लिख देंगे आप, इनटू अनअवेल लीव एज पर आईटी रूल, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अनअवेल लीव, ठीक है, कन्वर्टेड इन मंथ एज पर आईटी रूल, आईटी रूल्स इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जितनी छुट्टियां आपकी बाकी थी वो जितनी आपने नहीं ली उन्हें एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर ये अनअवेल लीव कैसे निकलेगी इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग, हो सकता है आप एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 30 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, सपोज 30 ईयर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, हर साल आप 1 महीने की छुट्टी ले सकते थे, तो 30 साल में आप 30 महीने की छुट्टी ले सकते थे, 30 मंथ छुट्टी यू कैन अवेल आप ले सकते थे ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने केवल मान लेते हैं 20 मंथ की ही लीव अवेल की, 20 मंथ की लीव अवेल की, तो 10 मंथ की लीव बाकी है, तो ये कहलाएंगी अनअवेल लीव, जो छुट्टी आपने नहीं ली, ठीक है। 30 साल आपने जॉब की, हर साल 30 दिन या 1 महीना, 30 दिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं एक साल में। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ज़्यादा भी दे रहा हो, मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ कि 30 दिन की छुट्टी आपने ली, तो 30 महीने की छुट्टी आप ले सकते थे, 30 मंथ की छुट्टी आप ले सकते थे, 20 महीने की आप ले चुके हैं, 10 महीने की बाकी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 मंथ। अनअवेल लीव एज पर आईटी रूल रहेगा 10 मंथ, क्लियर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 30 साल काम किया और आपने 45 दिन की छुट्टी लेने का राइट था आपको एक साल में, आप 45 डेज की लीव अवेल कर सकते थे एक साल में, तो आप टोटल कितने दिन की लीव ले सकते थे एक साल में, 1350 डेज, 1350 दिन की छुट्टी आप ले सकते थे 30 सालों में। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इस पर्सन ने टोटल जो लीव अवेल की हैं वो मान लेते हैं 800 डेज की लीव आप अवेल कर चुके हैं, 800 डेज की आप लीव ले चुके हैं, तो अवेल लीव लिख देंगे जितनी आप ले चुके हैं। क्वेश्चन बता देगा आपको कि वो एम्प्लॉय कितनी दिन की छुट्टियां ले चुका है।
45 डेज़ की लीव ले सकता था, उसका एम्प्लॉयर उसे 1.5 महीने की छुट्टी देता था एक साल में। 30 साल आपने काम किया तो 1350 दिन की छुट्टी आप ले सकते थे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 800 डेज़ की लीव ले चुके हैं, तो डिडक्ट कर देंगे कि 1350 में से 800 डिडक्ट कर देंगे, 550 डेज़ की लीव आपकी बाकी है। ठीक है, ये तो एम्प्लॉयर के रूल थे, पर अब आप टैक्स के रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले में एवरेज सैलरी इंटू अनअवेल लीव एज पर आईटी रूल लिखा है, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो बाकी है वो छुट्टियों से मल्टीप्लाई होगा, आपके एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग नहीं। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, भैया आपने 30 साल काम किया, हमारे अकॉर्डिंग तो आपको 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए एक साल में मैक्सिमम, तो 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। 30 सालों में तो आप 900 दिन की छुट्टी ले सकते थे, 900 डेज़ की लीव अवेल कर सकते थे, इसमें से 800 डेज़ के आप अवेल कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 100 दिन की छुट्टी ही बाकी है, 100 डेज़ की छुट्टी बाकी है, और इस 100 डेज़ को आप मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब 30 दिन का मतलब होता है 1 महीना, 1 मंथ, तो 100 डेज़ में कितने मंथ होंगे, मंथ में कन्वर्ट करना तो ईजी है। जब 30 दिन का मतलब है 1 महीना, तो 100 डेज़ में कितने मंथ हो जाएंगे, तो आप इसे मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो मंथ में आ जाएगा 3.33 मंथ, और फिर इसे एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 30 दिन की ही छुट्टी मिल सकती है मैक्सिमम, 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलेंगी तो उसे इग्नोर कर देंगे अनअवेल लीव की कैलकुलेशन करते समय। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 30 साल काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, और एक साल में वो 25 दिन की छुट्टी ले सकता था, तो 750 डेज़ की लीव वो अवेल ले कर सकता था, राइट। 750 दिन आ गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 600 दिन की छुट्टी ले चुका है, ऑलरेडी लीव अवेल कर चुका, अब 150 दिन की छुट्टी बची, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब इनकम टैक्स के रूल क्या बोलते हैं, 30 साल आपने काम किया और 30 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, राइट, तो 900 दिन की छुट्टी ले सकते थे। पर अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 30 दिन मैक्सिमम बोलते हैं इनकम टैक्स वाले। अगर मान लीजिए 30 दिन से कम मिल रहा है तो वो कम को ही कंसिडर करेंगे, फिर 30 दिन को कंसिडर नहीं करना है आपको। ठीक है, वापस समझ लें, अगर 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियां मिल रही हैं तब तो आपको 30 दिन को ही बेस मानना है, 30 डेज़ को ही बेस मान के कैलकुलेशन करनी है। पर अगर 30 दिन से कम छुट्टियां मिल रही हैं तो फिर आप कम को ही बेस मानेंगे, यानी फिर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी ऐसे ही हो जाएगी सेम, अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स वाले भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 25 दिन की छुट्टी आप ले सकते थे एक साल में, 750, 600 दिन की छुट्टी आप ले चुके हैं, 150 दिन की बाकी है, तो इसे फिर मंथ में कन्वर्ट कर लो। जब 30 डेज़ का मतलब है 1 मंथ, तो 150 डेज़ का क्या मतलब है, 5 मंथ आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा और इसे फिर एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक साल में आप 30 दिन की ही छुट्टी ले सकते हैं। अगर 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो टैक्स वाले 30 दिन को ही बेस मानेंगे छुट्टियाँ कैलकुलेट करते समय, वो आपके एम्प्लॉयर ने कितनी छुट्टियाँ दी 30 दिन से ज़्यादा उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर 30 दिन से कम छुट्टियाँ मिल रही हैं तो वो 30 दिन से कम छुट्टियों को ही बेस मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो ये 4 पॉइंट करने होंगे, इन चारों में से जो भी कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो आपको पैसा मिला लीव छुट्टियों के बदले, वो लिख देंगे। जो 4th पॉइंट भी इजी है, मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब है कि कभी भी 25 लाख से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अर्न लीव के लिए पूरी लाइफ टाइम में। दूसरा पॉइंट है एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, या ऐसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, जैसे आपने ग्रेचुटी में निकालना सीखा था, जब ग्रेचुटी 1972 अप्लाई नहीं होता है। बेसिक सैलरी ले लेंगे 10 महीने की, डीएनएस अलाउंस कंडीशनल लेंगे। कंडीशनल कब माना जाएगा, डीएनएस अलाउंस अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए, डीए फॉर्म पार्ट है सैलरी का, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको रिसीव होता है, या रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए तो डीएनएस अलाउंस कंडीशनल होगा, अदरवाइज आप छोड़ देंगे, वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा। और फिक्स परसेंट से अगर आपको कमीशन मिलता है सेल पे, वो ले लेंगे। ये 10 महीने का आ जाएगी सैलरी, इसमें 10 का डिवाइड लगा देंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। तीसरा फॉर्मूला होता है एवरेज सैलरी, एक महीने की जो एवरेज सैलरी है वो लिख देंगे इंटू अनअवेल लीव एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जितनी छुट्टियां आपकी बाकी हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और एज पर इनकम टैक्स रूल आप मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं एक साल में। अगर 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टियां मिल रही हैं तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा, और अगर 30 दिन से कम की छुट्टियां मिल रही है तब तो कम की छुट्टियों को ही बेस मानेंगे इनकम टैक्स वाले। क्लियर।
और फिर सेम वही चीज़, अगर मान लीजिए आप पहले भी कहीं और काम करते थे और आप रिटायर्ड हुए थे वहाँ से और आपको लीव सैलरी मिली थी, मान लेते हैं 10 लाख, जो कि माफ़ हो गई थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगा था, तो कैलकुलेशन की होगी तो 10 लाख रुपए कम आए थे, तो पूरे 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गए थे। तो और आप दोबारा दूसरी जगह से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है 25 लाख, उसे इस अमाउंट से कम कर दिया जाएगा जो आपने पहले माफ़ कराया था। तो अब हम मैक्सिमम अमाउंट केवल 15 लाख रुपए लिखेंगे कंपेरिजन करते समय। यानी क्या समझ में आया कि अगर कोई एम्प्लॉय पहले भी कहीं से रिटायर्ड हो चुका है जहाँ पे वो लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट के पैसे को एग्जेम्प्ट करा चुका है, तो जितना पैसा वो एग्जेम्प्ट करा चुका है उस पैसे को मैक्सिमम अमाउंट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि 25 लाख की जो छूट है लाइफ टाइम है, ये नहीं हर बार आपको 25 लाख का बेस दिया जाएगा। अगर आप पहले भी कोई अमाउंट माफ़ करवा चुके हैं, एग्जेम्प्ट करवा चुके हैं लीव इनकैशमेंट का, तो जितना माफ़ करवा चुके हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में से कम कर दिया जाएगा। क्लियर? अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक। लीव इनकैशमेंट का मतलब आपने क्या समझा? लीव इनकैशमेंट मतलब छुट्टियों के बदले पैसा। हर एम्प्लॉय को राइट होता है कुछ छुट्टियां लेने का अपनी जॉब में। अगर वो छुट्टियां नहीं लेता है तो या तो वो लैप्स हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या फिर उसका एम्प्लॉयर ऑप्शन दे सकता है कि इन छुट्टियों को तुम सरेंडर करके एक्यूमुलेट करके पैसे ले सकते हो इकट्ठे करके। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लैप्स हो जाएंगी वो, उनके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म, फिर तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी टैक्स की। पर ज़्यादातर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है कि आप छुट्टियों को सरेंडर करके पैसे ले सकते हैं इनके बदले में। तो लीव इनकैशमेंट बोलते हैं जब आप अपनी छुट्टियों को सरेंडर करके पैसा देता है आपका एम्प्लॉयर, तो उस कॉन्सेप्ट को लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट बोला जाता है। अगर आप जॉब में रहते हुए पैसा रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, अगर आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो फुली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना होगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 4 पॉइंट करने होंगे, इन चारों में से जो अमाउंट कम आएगा वो माफ़ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला अमाउंट होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपको जो एक्चुअल में पैसा मिला छुट्टियों को सरेंडर करने के बदले वो लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इजी होता है, मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब होता है कभी भी ड्यूरिंग लाइफ टाइम 25 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी लीव सैलरी के लिए। दूसरा पॉइंट होता है एवरेज सैलरी लेनी है आपको 10 मंथ की। एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? 10 महीने के बेस पे निकालेंगे। जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे 10 महीने पीछे जाएंगे, उन 10 महीनों की बेसिक सैलरी लेंगे, उन 10 महीनों का डी कंडीशनल लेंगे, उन 10 महीनों का फिक्स परसेंट से जो कमीशन मिल रहा है वो लेंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे एवरेज के लिए, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ। और तीसरा फॉर्मूला एवरेज सैलरी जो आई 1 महीने की वो लिख देंगे और इंटू अनअवेल लीव एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी छुट्टियां आपकी बाकी हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। और आप पढ़ चुके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 30 दिन की ही छुट्टी ले सकते हैं एक साल में। अगर 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मिल रही है तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ, 30 डेज से कम की छुट्टी मिल रही है तो उसको ही बेस मान लिया जाएगा। अब हम रीड कर लेते हैं आपके मॉड्यूल से फटाफट। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, नाम से पता चला लीव को इनकैश करवाना, कैश में कन्वर्ट करवाना, छुट्टी के बदले पैसा लेना। जनरली एम्प्लॉयज आर अलाउड, एम्प्लॉयज़ को अलाउड होता है टू टेक लीव की वो छुट्टी ले सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, सर्विस के दौरान। एम्प्लॉय में चाहे तो अवेल कर सकता है सच लीव, और इन केस द लीव इज़ नॉट अवेल, अगर वो छुट्टियाँ नहीं लेता है देन द लीव में आइदर लैप्स, या तो छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं यानी वो ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, और बी एक्यूमुलेटेड, या वो छुट्टियां इकट्ठा कर सकता है फॉर फ्यूचर के लिए, और अलाउड टू बी इन कैश, या वो छुट्टियों को इन कैश करवा सकते हैं, उनके बदले पैसा ले सकते हैं एवरी ईयर, या तो हर साल पैसा मिल सकता है, या एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट के समय आपको पैसा मिल सकता है। द पेमेंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल लीव वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, जो भी पैसा मिलता है छुट्टियों के बदले वो सैलरी का ही पार्ट होता है, यानी सैलरी में जुड़ता है। हाउएवर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA प्रोवाइड एग्जेम्पशन, आपको छूट दी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव, जो आपको पैसा मिलता है बाय वे ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज अर्न लीव, जितनी छुट्टियां अनयूटिलाइज रह गई बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपरएन्यूशन, या तो आपका रिटायरमेंट सुपर एक एज आ गई सुपरएन्यूशन बेसिस, यानी 60 ईयर के बाद रिटायर होना पड़ता है, या अदरवाइज आप उससे पहले भी रिटायर्ड हो रहे हैं, VRS वगैरह ले रहे हैं, अपनी इच्छा से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिल सकता है। Exemption of amount received by way of encashment of unutilized earned leave on retirement, section 10 subsection 10 AA, कितनी छूट आपको मिलेगी? द टैक्सेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन प्रोविजन आर डिपिक्टेड हियर, उन्हें इधर दर्शाया गया है, बताया गया है।
लीव इनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, अगर सर्विस के दौरान आपको छुट्टियों के बदले कोई पैसा मिलता है तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इफ यू आर रिसीविंग एनी इन लीव इनकैशमेंट अमाउंट इट इज़ फुली टैक्सेबल, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। रिसीव ऑन रिटायरमेंट, अगर आपको रिटायरमेंट पे मिल रहा है। वेदर ऑन सुपरन्यूशन, सुपरन्यूशन मतलब आपने पर्टिकुलर एज प्राप्त कर ली उसके बाद मिल रहा है, 60 साल हो गए तब तो रिटायर्ड होना ही पड़ेगा जनरली, तो जो पैसे मिल रही है। अदरवाइज मतलब अगर आपने पढ़ा है कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड हो गया, काम करने योग्य नहीं बचा या अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, तो भी ये पॉइंट अप्लाई होगा। बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो पैसा मिल रहा है वो फुली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज 1 में। और अगर आप एनी अदर एम्प्लॉय हैं, एनी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज 2, इनमें से जो कम होगा इन 4 पॉइंट में से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट लीव, इनको कैसे भी लिख सकते हैं इंटरचेंजेबल। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो आपको एक्चुअल में मिला पैसा, लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम 25 लाख, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कभी भी लाइफ टाइम में 25 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी, यानी 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कभी भी एग्जाम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है 10 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है आपको, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, ठीक है। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी आपको लेनी है, जिस प्रीसीडिंग मतलब पहले जिस महीने आप रिटायर्ड हो उससे ठीक 10 महीने पीछे जाना है, उन 10 महीनों की एवरेज सैलरी आपको लेनी है। दूसरा और आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल लीव, यानी जितनी छुट्टियां बाकी थी उन्हें कैश इनटू अनअवेल लीव और एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज सैलरी ले लेंगे एक महीने की इंटू अनअवेल लीव, जितनी छुट्टियां बाकी हैं एज पर IT रूल्स इन मंथ आप वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और एज पर इनकम टैक्स रूल आप मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं एक साल में। यह लिखा हुआ है अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड फॉर द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुज सर्विस ही हैज़ रिटायर्ड, यानी कभी भी 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टियों को बेस नहीं मानेंगे। यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले सकते 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं एक साल में। आपका एम्प्लॉयर तो आपको ज़्यादा भी दे सकता है, पर ये कैलकुलेशन करते समय, अनअवेल की कैलकुलेशन करते समय 30 दिन की छुट्टियों को ही बेस माना जाएगा। ये वही पॉइंट है जो आपने पढ़ा था कि अगर आपने पहले भी छूट ले ली है लीव इनकैशमेंट की तो मैक्सिमम अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा, और अगर आप एक से ज़्यादा जगह से भी रिटायर्ड हो रहे हैं तो ये मैक्सिमम 25 लाख ही रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप 2 जगह काम करते थे पार्ट टाइम बेसिस पे, दोनों जगह से रिटायर्ड हो रहे हैं तो 25-25 ये 50 लाख नहीं होगा, ये लिमिट 25 लाख ही रहेगी। वे लीव सैलरी इज रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है इन द सेम प्रीवियस ईयर एक ही साल में, देन द एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट एक्सीड 25 लाख, वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम अमाउंट 25 ही रहेगा। ये नहीं कि मैं 2 जगह से रिटायर्ड हो रहा हूँ तो ये 50 हो जाएगी लिमिट। वे लीव सैलरी रिसीव इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, अगर आपको पहले भी छुट्टियों का पैसा मिल चुका है फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, आपके पहले वाले मालिक से, एंड अगेन रिसीव फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, आपको दोबारा पैसा मिल रहा है किसी दूसरे एम्प्लॉयर से इन अ लेटर प्रीवियस ईयर, बाद के सालों में, द लिमिट ऑफ 25 लाख विल बी रिड्यूस, तो इस 25 लाख रुपए के अमाउंट को घटा दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जेम्प्ट अर्लियर, यानी जितना पैसा पहले माफ़ करा चुके उसमें से 25 लाख रुपए का मैक्सिमम अमाउंट उसे घटा दिया जाएगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की छूट पहले कहीं और जॉब करते थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए थे, तो 10 लाख रुपए का आपने अमाउंट एग्जेम्प्ट करवाया था लीव इनकैशमेंट का, तो जो लिमिट है 25 की वो फिर 15 की रह जाएगी। यानी कोई अमाउंट अगर आप पहले भी एग्जेम्प्ट करवा चुके हैं लीव इनकैशमेंट का तो उसे मैक्सिमम अमाउंट में से घटा दिया जाएगा। सैलरी का मतलब वही है जो HRA में था। सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है। DNS अलाउंस तभी लेना है जब वो कंडीशनल हो, इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। DA कंडीशनल तब हो जाएगा जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए, या तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूड होता है, या फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड कमीशन विच इज एक्सप्रेस एज ए फिक्स % ऑफ टर्नओवर, अगर आपको टर्नओवर यानी सेल पर फिक्स % से कमीशन मिलता है तो वो लेना है। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? एवरेज सैलरी विल बी डिटरमाइन, निकाली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ, पिछले 10 महीने पीछे जाना है। इमीडिएटली प्रेसिडिंग मतलब पहले द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जिस महीने आप रिटायर्ड हुए उससे ठीक 10 महीने पीछे जाना है। वेदर ऑफ सुपरन्यूशन और अदरवाइज किसी भी तरीके से आप रिटायर्ड हो रहे हैं उस बेसिस पे पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी और 10 का डिवाइड लगा देना है तो एवरेज सैलरी आ जाएगी।
Exemption under section 10 AA would be available to an assessee irrespective of regime under which he pay tax. आपको चाहे न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हैं, दोनों टैक्स रिजिम में आपको ये छूट दी जाएगी, लीव इनकैशमेंट सैलरी का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम एग्जांपल करते हैं इसे समझने के लिए। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2023 आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस। आपने 20 साल जॉब करने के बाद रिटायरमेंट दिया एंड रिसीव्स लीव सैलरी ऑफ ₹5 लाख, आपको 5 लाख की सैलरी मिलती है। अदर डिटेल ऑफ सैलरी इनकम आर, आपको अदर डिटेल दे रखी है। बेसिक सैलरी मिल रही है 5000 पर मंथ, 1000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 से 1000 रुपये बढ़े थे, यानी इससे पहले मार्च तक इन्हें कितने मिलते होंगे, 4000 रुपये मिलते होंगे। ठीक है। DNS अलाउंस 3000 पर मंथ है, 60% ऑफ विच इज फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 60% DA रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए ऐड हो रहा है, तो 60% DA कंडीशनल हो जाएगा। कमीशन ये दे रखा है, पर ये फिक्स पर्सन से नहीं मिल रहा, सेल पे पर मंथ मिल रहा है, तो आप इसे इग्नोर कर देंगे। कमीशन तभी लेंगे लीव इनकैशमेंट सैलरी की कैलकुलेशन में जब वो फिक्स पर्सन से मिलता हो सेल पर। बोनस मिल रहा है, इसको तो इग्नोर करेंगे, बोनस नहीं लिया जाता है। लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, आपको बता रखा है कितनी छुट्टियां ले चुका है एम्प्लॉय, 480 डेज की छुट्टियां ले चुका है। ही वॉज एंटाइटेड टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते थे हर साल। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी, आपको उसकी लीव सैलरी की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अज्यूमिंग ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो बहुत ईजी हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है, तो आप पढ़ चुके हैं, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बार मानना है कि वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। ठीक है, हम उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो आप देख ही सकते हैं, लीव इनकैशमेंट का पैसा छुट्टी के बदले 5 लाख रुपए मिले, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो नील हो जाएगा लीव, क्योंकि जितना मिला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA में, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आपने पढ़ा था कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और आपको छुट्टियों के बदले पैसे मिलते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट करने होंगे, कंपेरिजन करना होगा, इन चारों में से जो कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना आपको एक्चुअल में पैसा मिला छुट्टियों के बदले, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 5 लाख रुपए मिले हैं, तो पहला पॉइंट तो ईजी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ईजी है, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब कभी भी इससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी पूरे लाइफ टाइम में। मैक्सिमम अमाउंट भी दे रखा है 25 लाख, ये तो आपको याद करना है कि मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख की, ग्रेच्युटी के केस में 20 लाख है और लीव इनकैशमेंट के केस में 25 लाख है। दूसरा पॉइंट होता है एवरेज सैलरी निकालिए 1 महीने की और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। तो एवरेज सैलरी निकालेंगे अपन। एवरेज सैलरी के लिए क्या पढ़ा था आपने, 10 महीने की बेसिक सैलरी लिखिए, जिस महीने आप रिटायर्ड हुए से ठीक 10 महीने पीछे जाना है, 10 महीने की बेसिक सैलरी लिखिए, DNS अलाउंस लिखिए अगर वो कंडीशनल है तो, और प्लस फिक्स पर्सन से कमीशन मिलता है ऑन सेल पे वो लिखिए और डिवाइड कर दीजिए 10 का, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो क्वेश्चन अब हम पढ़ते ही कब रिटायर्ड हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है 1 दिसंबर 23 को रिटायर्ड हुआ, तो दिसंबर से 10 महीने पीछे जाएंगे, तो नवंबर से आपको काउंट करना है, 10 महीने पीछे जाना है, तो फरवरी हो गया, यानी आपको जो सैलरी लेनी है वो फरवरी, जो 10 महीने पीछे जाना है वो जाना है फरवरी, नवंबर पीछे जाएंगे 10 महीने तो फरवरी, ये 10 मंथ हो जाएंगे आपके, राइट। 10 महीने पीछे जाएंगे तो आपके 10 मंथ हो जाएंगे, यानी हमें फरवरी से कैलकुलेट करना है। ठीक है, फरवरी की 10 से नवंबर तक की बेसिक सैलरी लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि इसकी जो सैलरी है वो 1 अप्रैल से 1000 रुपये बढ़ी थी, ये तो रिटायरमेंट के समय मिल रहे हैं 5000, 1 अप्रैल 23 से 1000 रुपये इंक्रीज हुए थे, तो कॉमन सेंस मार्च अप टू मार्च तक इसे सैलरी कितनी होगी, हर महीने 4000 रुपये मिलते होंगे मार्च तक। ठीक है, तो फरवरी मार्च में तो 4000 रुपये मिलते होंगे, तो 4000 इंटू 2, क्योंकि अप्रैल से बढ़ी ना सैलरी, प्लस फिर हर महीने 5000 मिल गए, अप्रैल से बढ़ गई सैलरी 5000 इंटू 8, ये तो हो गई बेसिक सैलरी 10 महीने की। ये तो आ गया होगा समझ में, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि इसका जो इंक्रीमेंट लगा था 1000 रुपये का, वो अप्रैल से लगा था, तो उससे पहले से 1000 घटा दीजिए, 4000 रुपये मिलते होंगे पर मंथ, तो अपन तो फरवरी से गिन रहे, तो फरवरी मार्च 2 महीने के लिए तो हो गई ये 4000 रुपये और 5000 इंटू 8 प्लस, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, 10 महीने की जो सैलरी है वो अगर आप कैलकुलेट करिए तो 8000 आ जाएगा, और 5 8 40, तो ये 48000 हो गई बेसिक सैलरी, राइट। 10 महीने की बेसिक सैलरी आ गई 48000 प्लस DA लेना है आपको
अगर कंडीशनल है तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 60% ऑफ DA मिलता 3000 है, पर 60% फॉर्म पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो 60% ही लेंगे। तो 3000 है, 3000 का 60% 1800 आएगा, 1800 है और 10 महीने का लेना इंटू 10 कर देंगे तो ये 18,000 आ जाएगा, राइट। प्लस फिक्स पर्सन से अगर सेल पे कमीशन मिलता है तो लेंगे, यहाँ फिक्स पर्सन से नहीं मिल रहा है, तो फिक्स है पर मंथ मिल रहा है तो फिक्स कमीशन नहीं लेते, परसेंट फिक्स होना चाहिए। फिक्स परसेंट से अगर कमीशन मिलेगा तो लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो ये तो नहीं मिल रहा फिक्स परसेंट से, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, तो आप इसे छोड़ देंगे और बोनस तो लेते ही नहीं, बस ये तीन ही चीज़ें लेते हैं। तो प्लस अब डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो बेसिक सैलरी होगी 10 महीने की, 10 महीने का डी कंडीशन हो गया और कमीशन तो है ही नहीं। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 66,000 आएगा, 48,000 प्लस 18,000 66,000 आएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 10। तो ये एवरेज सैलरी आ गई एक महीने की 6600, तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मूले में 6600 एवरेज सैलरी आ गई और इंटू 10 करना है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी, तो दूसरा पॉइंट हो गया 66,000। आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है आपका एवरेज सैलरी लेनी है आपको एक महीने की इंटू अनअवेल लीव, जितनी छुट्टियां नहीं ली अनअवेल लीव एज पर IT रूल, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग वो आपको लिखनी है। और एज पर इनकम टैक्स रूल आप मैक्सिमम 30 डेज की लीव ले सकते हैं एक साल में। तो क्वेश्चन आप सब खुद ही बोल रहा है कि ये 30 दिन की छुट्टियां ले सकता था, ठीक है, और 480 डेज की छुट्टियां ले चुका है, लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस 480, और आपने कितने साल काम किया है, 20 साल आपने काम किया है। अब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो छुट्टियां निकालेंगे जो बाकी है। तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि देखिए आपने 20 साल काम किया है, 20 ईयर, हर साल आप 30 डेज की छुट्टी ले सकते थे, तो टोटल आप 600 डेज की लीव अवेल कर सकते थे। इसमें से आपने 480 डेज की लीव अवेल कर ली। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आप 480 दिन की छुट्टी ले चुके हैं, वो आप अवेल कर चुके हैं, तो 120 डेज की छुट्टियां आपकी बाकी हैं, राइट, 120 दिन की छुट्टियां बाकी हैं। तो अब और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग भी आप 30 दिन की ले चुके थे, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको 120 दिन की छुट्टियां बाकी हैं। इन्हें मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे डेज से, क्योंकि सैलरी तो मंथली है ना, आपने एवरेज सैलरी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट की है, तो आप इसे पहले मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए डेज को। जब 30 दिन का मतलब, जब 30 डेज का मतलब होता है 1 मंथ, एक महीना, तो 120 डेज का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमें डेज से डेज को क्रॉस करने, मंथ में आना आंसर, डेज से डेज को क्रॉस हो जाएंगे और मंथ में आपका आंसर आ जाएगा 4 मंथ, राइट। 4 महीने की छुट्टी इसकी बाकी है, तो फॉर्मूले में लिख देंगे एवरेज सैलरी वही है 66,000 एक महीने की, इंटू 4 आप कर देंगे इसे, 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज सैलरी तो 6600 है ना, ये निकाली थी अपने एक महीने की, खुद 10 महीने की एवरेज सैलरी 6600 है, इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 26,400। क्लियर। अब इन चारों में से जो कम हो माफ़ हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें चारों में से कम कौन सा आ रहा है, 26,400 ही कम आ रहा है। और मिले कितने हैं आपको एक्चुअल में पैसे, 5 लाख, तो आप बोलेंगे 5 लाख मिले हैं, 5 लाख में से 26,400 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो 4,73,600 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो आपको अब आंसर देख लेते हैं आपका, देखिए वही 26,400 एग्जेम्प्ट हो गए और 4,73,600 टैक्सेबल हो गए, आपका वर्किंग नोट हो गया। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका लीव इनकैशमेंट भी हो गया टॉपिक, अब नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे आगे के टॉपिक। थैंक यू सो मच।